हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12th का लेसन नंबर 7 प्रमुख जो मानव व्यवसाय हैं और उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। मानव व्यवसाय जो टॉपिक है उसके अंदर बच्चों पिछले वीडियो के अंदर हमने मानव व्यवसाय के बारे में पढ़ा और फिर मानव व्यवसाय का विकास है वो कालक्रम के अनुसार हमने पढ़ा, जिनमें से हमने प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल इन दो कालों के अंदर किस तरह मानव व्यवसाय में परिवर्तन हुआ और कौन से काल में सर्वप्रथम कौन सा व्यवसाय किया जाने लगा था उसके बारे में पढ़ा। हमने देखा बच्चों कि प्रागैतिहासिक काल के जो लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो था आखेट और संग्रहण करना। क्या था? आखेट और संग्रहण करना। उसके बाद प्राचीन काल के अंदर, कब बच्चों? प्राचीन काल के अंदर इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि और पशुपालन। क्या था? कृषि और पशुपालन। इसके अलावा हमने उनके क्रियाविधि को भी देखा, किस तरह वो जीवन निर्वाह करते थे। आज हम उसी मानव व्यवसाय के विकास क्रम के आधार पर जो हमने व्यवसाय पढ़े थे उनका तीसरा भाग मतलब मध्यकाल के अंदर मानव व्यवसाय का प्रभाव क्या पड़ा, मानव व्यवसाय किस तरह वर्तमान स्थिति तक पहुंचा, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो बिंदु है वो है मध्यकाल। क्या है? मध्यकाल। प्रारंभ के अंदर आपने पहला पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ा था? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आप क्या पढ़ा था? प्राचीन काल। तीसरा आप क्या पढ़ोगे आप? मध्य काल। तो इन्हीं बिंदु को आज हम विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे। यह काल 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच की अवधि को शामिल किया गया है। देखो मध्यकाल की अवधि कितनी है? 600 से 15 ईस्वी के बीच। याद रखना पहला पॉइंट, मध्यकाल किन समय अवधि के बीच में पाया जाता है? तो याद रखना 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी। 600 से 1500 ईस्वी के बीच में कौन सा काल होता है? मध्य काल। इस काल में जागीरदारी सामंतवादी प्रथा प्रचलन में थी। मध्य काल के अंदर कौन सी? जागीरदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा। देखो सामंत राजा के अधीन होते थे, राजा के अधीन होते थे, जिन्हें किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, सामंत हमेशा राजा के अधीन होते थे, वो किसी क्षेत्र का उसका राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसको चुना या लगाया जाता था। जागीरदारी प्रथा यदि आपसे पूछे तो याद रखना कि प्राचीन काल के अंदर या मध्य काल के अंदर जब लोग किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार जमीन पर नहीं था या खेतों पर नहीं था, उस समय एक व्यक्ति के पास उस जमीन का क्या होता था? अधिकार, और बाकी सारे जो व्यक्ति होते थे उस जमीन को बोने के लिए किराए या टैक्स के रूप में लेते थे। और जब ये बोते थे या उपज प्राप्त करते थे उस समय उस भूभाग का 1/6 भाग राजस्व के रूप में या कर के रूप में वो देते थे। कितना? 1/6 भाग उसको देते थे। 6 भाग राजस्व के अंदर चला जाता, 1 भाग किसान को मिलता था। इस तरह वो आगे बढ़ती परंपरा के अनुसार ये जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा मध्यकाल से सीधे ही आधुनिक काल तक आते आते क्या हो गई बच्चों? समाप्त हो गई। इस काल में शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक कार्यों का विकास हुआ। और मध्यकाल के अंदर किसका विकास हुआ? शिक्षा। आपको पता ही है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारी शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया और परिवर्तन आ रहा है। देखो मध्यकाल के अंदर से शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था
वो ब्राह्मणों, क्षत्रिय और वैश्य को ही था, लेकिन शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। शूद्र का मतलब होता था बच्चों उस समय के जो SC ST या OBC, SC ST और OBC के जो लोग होते थे उनको किसमें लिया गया था? शूद्र के अंदर लिया गया था। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे उनको जो जनरल के अंदर रखकर उनकी इन OBC SC ST को उनकी सेवा करने के लिए उत्तरदायी सौंपा गया, इसलिए उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में ब्रिटेन नीति आई जिनके अनुसार परिवर्तन आया शिक्षा में, और उसके बाद ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी प्रथा का खंडन हुआ और SC ST OBC के रूप में जाने गए और ब्रिटेन के अंदर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन उसके अंदर भी ऊंच नीच की भावना नहीं मिटी। जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर और एक संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। और जब संविधान का निर्माण हुआ बच्चों, तो उस संविधान के अंदर धारा 45 किसके अंदर है? नीति निर्देशक तत्व के अंदर। नीति निर्देशक तत्व के अंदर धारा 45 के अंदर यह कहा गया कि सबको समान रूप से शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा के रूप में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इसी को ध्यान रखते हुए फिर सभी को शिक्षा मिलने लगी। फिर 46वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। उसके अंदर एक अधिकार प्राप्त हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और ये जो धारा है 45 के साथ भी जोड़ा गया और अनुच्छेद की धारा 21 क के साथ भी जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक देश के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उनको प्राइमरी शिक्षा तो प्राप्त करनी है। उसके लिए उसको माता पिता को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए और उसको सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि आपको प्राइमरी शिक्षा जो सरकार के द्वारा निःशुल्क RT के तहत मिल रही है वो आपको दिलवाना अपने बच्चों के प्रति आपका दायित्व होगा। इसके लिए निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर भी 25% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई। कितने %? 25। जो बच्चे आते हैं उस बच्चों का 100% का उनमें से 25% है वो RTE राइट टू एजुकेशन के तहत उनको फ्री में या निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया हुई वो शिक्षा से संबंधित वो मध्यकाल से आगे बढ़ी और फिर धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आता गया और परिवर्तन आने के साथ साथ शिक्षा का भी क्या होने लग गया? विकास होने लगा। और प्राचीन काल के अंदर जो शिक्षा थे वो बड़े बड़े मठों के अंदर या जो शिक्षानालय होते थे उसके अंदर दिया जाता। प्राचीन काल के अंदर शिक्षा के केंद्र जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है, काशी है। उस समय ये भारत के प्रमुख क्या थे? शिक्षा के केंद्र थे, जहां पर बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की और विभिन्न धर्मों की क्या दी जाती थी? शिक्षाएं दी जाती थी। बाद में वर्तमान के अंदर जो शिक्षा है वो सामाजिक परिवेश, देश की संप्रभुता और मानव कल्याण और मानवता की भावना से संबंधित शिक्षाएं दी जाती है। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए या व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान के अंदर कोई प्रकार की शिक्षा नहीं है। इसी को ध्यान रखते से अनुच्छेद 25 के अंदर अंतःकरण की सुविधा दी गई है, जिसमें यह कहा गया बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है। और 26 के अंदर किसी भी धर्म का प्रबंधन की शिक्षा दी गई है और 27 के अंदर
किसी भी जो धर्म के हैं उसके प्रति हम कोई भी पैसा देते हैं या दान के रूप में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और फिर 27-28 के अंदर जो किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक स्थानों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो ये सब क्या है, शिक्षा के अंदर आए वाले जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, परंपराएं थी, उनको खंडन करके संविधान के अंदर एक निश्चित पैमाना बनाकर क्या किया गया, शिक्षा का विकास किया गया। फिर है व्यापार। देखो व्यापार क्या है वो भी पढ़ते हैं। देखो व्यापार शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है, आपके लिए बहुत ही सिंपल शब्द होना चाहिए। एग्जाम के रूप में एक दिन आप कभी, आपके पास क्या नहीं था, पेन नहीं था। क्या नहीं था बच्चों, पेन नहीं था। और आपके पास पेन नहीं था और आपको लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, पेन की। तो आप किसके पास गए, दुकानदार के पास गए, और दुकानदार के पास आप गए और पेन की आपने मांग की। क्या की, मांग। फिर दुकानदार ने उस पेन को आपको क्या कर दिया, दे दिया। और आपने उस दुकानदार को बदले में क्या दिया, पैसे। क्या दिया, पैसे दिए। दुकानदार से आपने पेन की मांगी, दुकानदार ने आपको पेन दे दिया, आपने बदले में उसको क्या दे दिया, पैसा। देखो आपने दुकानदार से को क्या दिए, पैसे। तो ये क्या हो गया आपका निर्यात के रूप में। किस रूप में हम ले सकते हैं, निर्यात के रूप में, ठीक है, या फिर विक्रय मूल्य के रूप में ले सकते हैं। फिर दुकानदार ने आपको क्या दिया था, पेन। तो दुकानदार के लिए क्या हो गया, निर्यात हो गया, लेकिन आपके लिए क्या हो गई, ये आयात। क्या हो गया, आयात। तो आपने उस दुकानदार से पेन लेना और पैसे देना, उस दौरान आपने दो क्रिया की, एक निर्यात की क्रिया की और एक आयात की क्रिया की। कौन सी क्रिया की बच्चों, एक निर्यात की क्रिया की थी और एक आयात की क्रिया। और निर्यात और आयात की जो क्रियाएं होती है वो किस में आती है, व्यापार में आती है। किस में आती है, व्यापार में। तो आप व्यापार की परिभाषा लिखते हैं, व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करना व्यापार कहलाता है। तो आपको व्यापार की परिभाषा समझ आ गई होगी, आयात और निर्यात करना। अब आपसे पूछ ले आयात शब्द क्या है, तो आयात का मतलब है किसी वस्तु को खरीदना। आपने पेन को क्या किया, खरीदा कि नहीं खरीदा, तो आपके लिए पेन क्या हो गया, आयात हो गया। फिर निर्यात, किसी वस्तु को बेचना, वो आपके लिए क्या हो गया, निर्यात। आपने पैसे दिए पेन के बदले, तो वो आपके लिए क्या हो गया, निर्यात। तो आयात और निर्यात के जो पहलू होते हैं वही किसको निर्धारण करते हैं, व्यापार को निर्धारण करते हैं। और आपको मुख्य रूप से व्यापार की बात आएगी तो दो भागों में देखेंगे आप, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय। देखो राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, मान लो एक ए राष्ट्र है और एक बी राष्ट्र है, ठीक है, एक ए राष्ट्र है और एक बी राष्ट्र है, और एक सिर्फ ए ही राष्ट्र है, ठीक है। ये इस तरह का एक पहलू है। यदि हम ए और बी दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार करेंगे तो आएगा अंतर्राष्ट्रीय में। किसमें आएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय में आएगा। याद रखना, एक ए राष्ट्र है और एक बी राष्ट्र है, तो ए और बी आपस में व्यापार करेंगे तो किसमें आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन ए राष्ट्र है, लेकिन अपने देश के अंदर क्या है, राज्य हैं, जिले हैं, तहसील हैं, ब्लॉक हैं, नगर है, गांव है। किसी के बीच में भी, किसी देश के अंदर ही किसी के भी बीच में जब व्यापार करेगा तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाएगा बच्चों, राष्ट्रीय व्यापार। तो
आपको पता चल गया ए और बी के बीच में जो व्यापार हुआ अंतरराष्ट्रीय में आ गया, और ए के अंदर मतलब एक राष्ट्र के अंदर ही किसी राज्यों के बीच में, किसी के बीच में, किसी तहसील के बीच में, किसी नगर के बीच में, किसी ब्लॉक के बीच में या किसी गांव के बीच में जब व्यापार आ जाता है तो राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय व्यापार के और भी बहुत सारे पहलू पड़ते हैं, लेकिन आपको जब ये टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको विस्तार के साथ अध्ययन करवाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर अगला आता है सांस्कृतिक काल। देखो मध्यकाल के अंदर आते आते ही सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया। पहले जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। प्राचीन काल के अंदर और प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो संस्कृति का जितना उद्भव नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा संस्कृति का जो उद्भव है वो बच्चों मध्यकाल के अंदर देखने को मिलता है। इस काल में वस्तु विनिमय प्रक्रिया प्रचलन में भी थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के से उत्पादित कृषि उत्पादों को नगरों में एवं नगरों में उत्पादित माल को ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जाता। देखो मध्यकाल के अंदर व्यापार का माध्यम क्या था? मध्यकाल व्यापार का क्या माध्यम था बच्चों? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय याद रखना। मध्यकाल के अंदर व्यापार का जो पहलू था वो वस्तु विनिमय था। अब वस्तु विनिमय क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब वस्तु विनिमय के बारे में जानना तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना क्या आता है? वस्तु विनिमय। सीधी भाषा में बोले वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। रटने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको भेजे में होनी चाहिए। फिर आपको वस्तु विनिमय के बाद में आपको यदि परिभाषित करना है कि सर इसमें परिभाषा आ जाए कैसे करना है, तो व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं के बदले वस्तु देकर किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। वापस आगे बात सुनने, व्यक्तियों द्वारा वस्तु के बदले वस्तु देकर किया जाने वाला व्यापार क्या होता बच्चों? वस्तु विनिमय। एग्जाम्पल आपको समझाता हूं कैसे होता है। मान लो राम आदमी था, उसके पास क्या है? गेहूं है। राम नाम का आदमी है, उसके पास क्या है? गेहूं है, लेकिन उसको क्या खरीदना है? मान लो चना। क्या खरीदना है उनको? चना। उसके पास गेहूं है, खरीदना चना। पास गेहूं और खरीदना चना। अब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, अब राम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको गेहूं की जरूरत है और वह चना बेच रहा होता है। तो वो ढूंढता गया, एक दिन उसको मिल गया एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति। कौन मिल गया? लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति मिल गया जिसके पास क्या था? चना था, लेकिन वो गेहूं को खरीदना चाहता था। किसको खरीदना चाहता था? गेहूं को खरीदना चाहता था। फिर इन दोनों ने कॉम्बो किया, आपस में मिले और उन्होंने इसको क्या दे दिया? चना दे दिया, और इसने इसको क्या दे दिया? गेहूं दे दिया। मतलब राम ने लक्ष्मण को क्या दे दिए? गेहूं। राम ने लक्ष्मण को क्या दिए? गेहूं। और लक्ष्मण ने वापस राम को क्या दे दिए? चना। क्या दे दिया? चना। इस तरह उन दोनों की आवश्यकता की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। क्या हो गई? आवश्यकता। क्योंकि राम को चना था प्राप्त करना, तो उसको चना मिल गया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। लक्ष्मण को गेहूं की आवश्यकता थी, तो राम ने चना के बदले इसको क्या दे दिए थे? गेहूं। तो इस तरह दोनों की आवश्यकता पूर्ति हुई। वही हमारी क्या मिली? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हुई? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली तो आपको समझ में आने के बाद आप लेते हैं एक और बिंदु के बारे में कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो कृषि उत्पाद है, जैसे
सब्जी है, फल है, दूध है, ये कहाँ जाते हैं? नगरों में। कहाँ जाते हैं? नगर। क्योंकि नगरों के अंदर कभी फल फूल सब्जी और दूध का इतना उत्पादन नहीं होता, इसलिए वो पास के गांवों से क्या करते हैं? मंगाते हैं। फिर नगरों में उत्पादित वस्तुएं जैसे अपन बिस्कुट, नमकीन या फिर और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो कहां पर होती है? प्रोडक्शन नगरों में होती है। और वो नगरों की जो वस्तु कहाँ जाती है? गांव में। कहाँ जाता है? गांव। तो ग्रामीण कृषि उत्पाद है वो कहाँ जाती है? नगरों में। और नगरों की उत्पादित वस्तु कहाँ जाती है? ग्रामीण क्षेत्र। इस प्रकार का जो प्रारूप है वो भी एक वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि वस्तु ग्रामीण क्षेत्र से आती है नगरों में और नगरीय क्षेत्र से जाती है वापस ग्रामों के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम अगला बिंदु लेते हैं। इस काल के अंदर व्यवसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। अब इस काल के अंदर कौन सा? व्यवसायिक कृषि का बहुत ज्यादा उद्भव हुआ। अब आपसे पूछ ले व्यवसायिक कृषि क्या होती है उसके बारे में। देखो, व्यवसायिक कृषि के बारे में आप कोई ज्यादा डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है, नॉर्मल सी बात करेंगे। ठीक है, आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि आपने जब टॉपिक शुरू हुआ था एक शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था? व्यवसाय, मानव व्यवसाय। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। तो इसमें हमने क्या लिखा था? व्यक्ति जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रिया करता है, उसी को उन्होंने क्या कहा? व्यवसाय। व्यक्ति जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रिया करता है उसे क्या कहता है? व्यवसाय। और एक शब्द हुआ व्यावसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि के अंदर आती है बच्चों वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि कौन सी आती है? वाणिज्य कृषि। अब इस कृषि को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? तो याद रखना, ऐसी कृषि जिनको करने या उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या करना है? व्यापार करना है। ऐसी कृषि जिनको करने का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य कृषि। जैसे अपन उदाहरण के रूप में लेते हैं कपास, तिलहन, जूट, ये सब जो कृषि है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों? सिर्फ व्यापार करना। क्या होता है? व्यापार। उसी को हमने वाणिज्य या व्यापारिक कृषि कहते हैं। अगला शब्द आया है कुटीर उद्योग। अब देखो, उद्योग क्या है और कुटीर उद्योग क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो, एक शब्द आपके सामने हर टॉपिक के अंदर आता हुआ है, एक उद्योग शब्द। कौन सा शब्द है? उद्योग। तो उद्योग शब्द की जो परिभाषा है आपको याद अच्छी तरह समझ जानी चाहिए, और ये जो परिभाषा है आपसे काफी बार एग्जाम से कुछ भी जा सके। तो उद्योग सीधा याद रखना, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों का रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? उद्योग कहते हैं। फिर हम उद्योग को यदि वर्तमान स्थिति के अनुसार देखते हैं तो तीन प्रकार के पड़ते हैं। पहला कुटीर उद्योग,
फिर लघु उद्योग, फिर वर्त उद्योग, वर्ध उद्योग। तो इस तरह ये 3 उद्योग आपको पढ़ने होंगे। ये जो कुटीर उद्योग की जो बात चल रही है वो किस काल से है? मध्यकाल। कौन से काल की बात चल रही है? मध्य काल की। ये लघु उद्योग है, इसकी जो बात होगी वो कब होगी? आधुनिक काल की। जो शुरुआत का जो आधुनिक काल होता है उस समय इस प्रकार के उद्योग थे। और ये जो उद्योग है ज्यादातर कब हो गए? वर्तमान में। वर्तमान में ये प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान के अंदर देखें तो लघु उद्योग भी है, कुटीर उद्योग भी है और वर्त उद्योग भी पाए जाते। लेकिन इसकी शुरुआत मध्यकाल से हो गई थी और इसके आधुनिक काल से ही इसका प्रारंभ हो गया था और वर्तमान के अंदर इस प्रकार के भी उद्योग देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि कुटीर उद्योग क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो याद रखना, कुटीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? घर। क्या होता है बच्चों? घर होता है। कुटीर का उद्योग क्या होता है? घर। और अब इसी के आधार पर हम लिखते हैं ऐसा उद्योग जिसे घर के अंदर निम्न तकनीकी श्रम व कम श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार जो उद्योग चलाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिसे घर के अंदर निम्न तकनीकी श्रम और वह कम श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार जो उद्योग चलाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। यदि एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो जैसे पापड़ उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग या कपड़ा सिलना उद्योग, ठीक है, जैसे आचार उद्योग। ये सारे जो उद्योग है बच्चों वो क्या करते हैं? व्यक्ति अपने घर के अंदर चलाते, इसलिए इसे क्या कहा गया? कुटीर उद्योग। फिर व्यापार क्या है? इसके बारे में हमने अभी विस्तार के बारे में जाना कि व्यापार क्या होता है और व्यापार को हम किस रूप में पढ़ सकते हैं, किस रूप में उसका अध्ययन कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं अगला टॉपिक है, वो है हमारा आधुनिक काल। चौथा नंबर कौन सा है हमारा? आधुनिक काल। याद रखना 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक की जो ईस्वी होती है वो किसमें आती है? आधुनिक काल। याद रखना 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक की जो स्थिति है वो किसमें आती है? आधुनिक काल। तो 15वीं से वर्तमान तक की अवधि क्या हुई? आधुनिक काल। 15वीं सदी से वर्तमान तक समय की अवधि आधुनिक काल मानी जाती है। अगला पॉइंट, इस काल के अंदर तकनीकी विकास, खोज और आविष्कारों के कारण आधुनिक व्यवसाय का उदय हुआ और इस काल के अंदर लोगों के अंदर इसका विकास हो गया, तकनीकी विकास हो गया। तकनीकी विकास के कारण खोज और नए नए आविष्कार हुए और आविष्कार होने के कारण आधुनिक व्यवसाय का क्या होने लगा? निर्माण या शुरुआत हो गई। देखो याद रखना, आधुनिक काल के अंदर सर्वप्रथम तकनीकी विकास व आविष्कार या अनुसंधान भी कह सकते हैं। आधुनिक काल में तकनीकी विकास और आविष्कार इन दो प्रवृत्ति को बढ़ने के कारण क्या है? नवीन उद्योगों का क्या होने लगा? विकास होने लगा।
और जब नवीन उद्योग विकसित हुए तो देश के अंदर लोगों को रोजगार बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी और राष्ट्रीय आय में भी क्या होने लग गई, वृद्धि हो गई। इस काल में प्राथमिक क्रियाओं की तुलना में गैर प्राथमिक व्यवसाय लगे। और इस काल का मतलब मध्य काल के अंदर अपन देखते हैं तो कौन से उद्योग का ज्यादा विकास हुआ, गैर प्राथमिक जो क्रियाएं उसका विकास ज्यादा हुआ। पहला हमने क्या पढ़ा था, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया वह होती है जो सीधे ही प्रकृति से संबंध रखती है और उसका हम सीधे ही उपयोग करते हैं। वापस सुन लेना, प्राथमिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंदर प्राप्त किए पदार्थ का प्रकृति से सीधा संबंध होता है और उसका उपयोग हम सीधे ही कर लेते हैं, वो होती है प्राथमिक। लेकिन आधुनिक काल आते आते लोगों ने गैर प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कार्य ज्यादा करने लग गए। गैर प्राथमिक क्रिया जो प्राथमिक क्रिया के अलावा जो 4 सेक्टर है, फर्स्ट क्रिया के अलावा जो 4 सेक्टर है जिसमें हम द्वितीय क्रिया ले सकते हैं, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया और पंचम क्रिया, ये सारे के सारे बच्चों किस में आते हैं, गैर प्राथमिक क्रिया, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, इन सारी क्रियाओं के अलावा जो भी क्रियाएं आती है जैसे उद्योग क्रियाएं, सेवाएं क्रियाएं, पर्यटन है, व्यापार है या फिर अन्वेषण है, खोजबीन है, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चों, गैर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु को। 19वीं शताब्दी के दौरान कृषि में उन्नत बीज, रासायन, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा। देखो बच्चों, आधुनिक काल जो 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक था वो 19वीं शताब्दी के अंदर एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य लेकर आया। क्या लेकर आया, महत्वपूर्ण रोचक। 19वीं शताब्दी के अंदर जब जनसंख्या अधिक हो गई और खाद्यान्न की क्या होने लगी, कमी, तो उस समय विश्व के अंदर एक बहुत बड़े विचारक आए थे। विश्व के अंदर, ठीक है, 19 सदी, विश्व के अंदर बहुत बड़े विचारक आए थे, वो थे अमेरिका के। कहां के थे, अमेरिका के थे। और उन विचारकों के द्वारा 19वीं शताब्दी में अंदर एक हरित क्रांति की क्या की, शुरुआत की। तो याद रखना, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, अमेरिका से। याद, फिर अमेरिका के जो निवासी थे उसका नाम कौन क्या था, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग नामक व्यक्ति थे। उन्होंने विश्व के अंदर सर्वप्रथम 1943 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत की। और उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत के दौरान मैक्सिको से और फिलीपींस, महत्वपूर्ण 2 देश थे, वहां से उन्नत किस्म के बीज बनाए। मैक्सिको से तो हमने क्या देखा, गेहूं, और फिलीपींस से क्या था, चावल। इन 2 उच्च कोटि के गेहूं और चावल के उन्नत किस्म के बीज का निर्माण हुआ। उन्नत किस्म के बीज, और इन उन्नत किस्म के बीज का निर्माण हो जाने से आधुनिक काल के अंदर अचानक खाद्यान्न में तेजी से क्या होने लगी, वृद्धि हो गई। फिर भारत के अंदर आधुनिक काल में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे एमएस स्वामीनाथन, जिसने भारत में 1966-67 भारत के अंदर कब 1966-67 के अंदर किसकी शुरुआत की, हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, इसलिए भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और ये नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका निवासी है वो आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक है।
याद, आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय कृषि के हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। और उन्होंने भी उन्नत किस्म के बीजों जो मैक्सिको और फिलीपींस लाए उसका प्रयोग किया गया, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों के अंदर अचानक खाद्य उत्पादन में क्या हुई, तेजी से वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या का जो प्रभाव है वो कम हो गया। और फिर बाद में इसी हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन में क्या हुई, तेजी से वृद्धि। इस काल में पशुपालन और मत्स्य पालन व्यवसाय भी वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों से होने लगा। आधुनिक काल के अंदर जो पशुपालन है वो मत्स्य पालन है वो भी मशीनों के द्वारा हो गया। जैसे पशु को चारा डालना मशीनों से होता है, पशु का खरपतवार या पशु का जो अपशिष्ट पदार्थ उठाना वो भी किससे होता है, मशीनों से होता है। दूध दूहने की जो क्रियाएं हैं डेयरी उद्योग के अंदर वो भी पशु से निकालते हैं तो वो भी किससे होता है, मशीनों से होता है। ये सारी प्रक्रिया किससे हो गई, मशीनों के कारण होने लगी। इस काल में औद्योगिक क्रिया के खनिजों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा लगा। इस काल का मतलब है आधुनिक काल में औद्योगिक क्रियाओं में किसका प्रयोग होने लगा, खनिजों का प्रयोग होने लगा। अब औद्योगिक क्रिया क्या है उसके बारे में देखते हैं, फिर खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो औद्योगिक क्रिया, पहले औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण क्या है। देखो किसी क्षेत्र में एक साथ विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। किसी क्षेत्र में एक साथ विभिन्न उद्योग स्थापित होकर वस्तु का निर्माण करते हैं वो क्या हुआ बच्चों, औद्योगिकरण। ठीक है, फिर अपन लेते हैं औद्योगिकरण के बाद में एक शब्द आया था खनिज। खनिज क्या है, ऐसे काफी बार सवाल आया। तो जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकाला, खनिज जमीन को खोदकर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थों को, जमीन को खोदकर निकाले गए पदार्थों को क्या कहा जाता है बच्चों, खनिज कहा जाता है। और आपको पता ही है खनिज प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे खनिजों का उपयोग होता है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान तांबा, लोहा, सीसा और जस्ता, ये जो खनिज है उनका उपयोग बड़े पैमाने में होता है। तांबा उत्पादन के अंदर पहला स्थान किस देश का है, चिली का। कौन सा है, चिली का। भारत के अंदर मध्य प्रदेश, याद रखना, और राजस्थान के अंदर झुंझुनू, याद रखना। फिर लोहा, सोवियत संघ, विश्व के अंदर भारत में कर्नाटक और राजस्थान में जयपुर। फिर जस्ता के बारे में पूछे, विश्व के अंदर कनाडा, भारत के अंदर राजस्थान का क्षेत्र और राजस्थान के अंदर उदयपुर का जो क्षेत्र, वहां पर ये जस्ता का उत्पादन क्या होता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इस तरह बच्चों आज आपने मानव व्यवसाय को जो विकास के क्रम के अनुसार जो प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल पिछले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने मध्यकाल और आधुनिक काल का विस्तार के साथ अध्ययन किया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मानव व्यवसाय के प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ,
उसके बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।